प्रणाम छात्रों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मिसेस शारदा डांगे। बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने पाठ क्रमांक 5 गोवा जैसा मैंने देखा उसका आधा भाग देखा है। अभी आगे दूसरा भाग देखते हैं। लेखक है विनय शर्मा। देखिए पेज क्रमांक 19 पर आइए। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। लास्ट पैराग्राफ। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती है और उन पर ही घूमने का मज़ा भी आता है, लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा। गोवा में यंगस्टर्स ज़्यादा जाएंगे ना, वो सारे बाइक से ही घूमते हैं, क्योंकि गोवा के रास्ते, वहाँ की हरियाली, बाइक से बहुत मतलब घूमने का मज़ा आता है। लेकिन लेखक और उनके साथ जो उनके साधु साहब थे, इन सब के बच्चे थे, इसीलिए उन्होंने बस से जाना काफ़ी फ़ायदेमंद समझा। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन करने की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। शाकाहारी वेजिटेरियन जो मांस मटन नहीं खाते, वो उनको थोड़ा खाना पीना मिलने में कठिनता होती है, क्योंकि गोवा में तो सी फूड ही है, सी फूड मिलता है ज़्यादा। दो चार होना अंडरलाइन करो मुहावरा, ये जूझना पड़ता है। जूझना उसका अर्थ, काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत, और जेब तो ढीली हो ही गई। जेब ढीली होना दूसरा मुहावरा आया है, इधर देखो, अंडरलाइन करो, ज़्यादा खर्चा होना। यह समस्या हमें पहले से पता थी, इसीलिए हम अपने रिसॉर्ट के स्यूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। जिधर रहे थे उधर ही खाना खाते थे। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुँचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच है, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही है। अंजुना बीच नीले पानी वाला। अंजुना बीच की विशेषता बता रहे हैं लेखक, देखिए। पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है, जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। पानी ने काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिससे ये पत्थर कमज़ोर भी हो गए हैं। देखो, जैसे पानी के बार मार की वजह से पत्थर कमज़ोर हो जाता है, वैसे बार बार प्रैक्टिस करने से हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाती है। ये बात ध्यान में रखो। साथ ही समुद्र के काफ़ी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। इससे वहाँ काई ने अपना घर बना लिया है। काई पता है ना, जो हरी बीच में जिससे हमारा पैर फिसल जाता है, पत्थर पर वो काई बनती है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है, इसीलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरे से सावधान रहने के दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। दिशा निर्देश देना, समझाना, मार्गदर्शन करना। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालिया बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। अभी बेनालियम बीच की विशेषताएं बता रहे हैं। यह मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है, लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ारों में ही बेची जाती है। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। बॉलीवुड, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री।
यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का ही है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। पणजी क्या है? गोवा की राजधानी, ये भी बात याद रखो। घूम फिर कर शाम को हम कलिंगुड बीच पर पहुँचे। अंजुना बीच बताया, बेनालियम बीच बताया, अभी कलिंगुड बीच पर आ गए हैं। यह काफ़ी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स हैं, जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज है। हैरत अंगेज बहुत आश्चर्यजनक, अंडरलाइन करो उस शब्द को, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं, मतलब आपको जिस खेल में दिलचस्पी है वहाँ आप जा सकते हो। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। काफ़ी ऊंचाई से अथाह जलराशि को देखना जितना विस्मयकारी है, उतना ही भयावह भी। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज़ हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम यानी मैं और पत्नी दोनों भी डर रहे थे और खुश भी हो रहे। डर इस बात का था कि छूट गए तो समझो गए मतलब मर गए, और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा, सचमुच अद्भुत। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। दिनचर्या दिन भर का जो कार्यक्रम है वह एक जैसा ही रहा। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसॉर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। हालांकि ये छोटी थी, पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, पर्व मतलब त्योहार, अंडरलाइन करो, ऐसा ही यहाँ भी होता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। इसके बाद एक विशेष पेड़ की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। महाराष्ट्र में भी यह प्रथा है। दशहरे के समय एक विशेष पेड़, ये जो लेखक ने यहाँ लिखा है, उस पेड़ को मराठी में आपट्याचं झाड ऐसे बोलते हैं और बधाई देते समय बोलते हैं सोनं घ्या सोन्यासारखं रहा। इन मराठी इट इज़। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना ज़रूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंगकर चले जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। हर एक राज्य की खासियत ही होती है कि अपना अपना सांस्कृतिक परंपरा वह क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं और आगे की पीढ़ी की ओर देते हैं। इसी कारण आज भी गोवा में क्या है, एक गोवा का अलग ही कल्चर, अलग ही संस्कृति हमें देखने को मिलती है। बहुत सुंदरता से लेखक विनय शर्मा जी ने गोवा का वर्णन किया है। बहुत सारे बीच की यहाँ जानकारी दी है। बच्चों, आपको यहाँ जो मुहावरे दिए हैं, उन मुहावरों को
अच्छे से लिखकर उनका अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है, शब्दार्थ भी लिखना है और पीछे जो पेज क्रमांक 22 पर स्वाध्याय है उसको पूरा करना है। हमारे हिंदी के पेपर में 14 मार्क का ग्रामर मतलब व्याकरण होता है, तो हमें बार बार व्याकरण के प्रश्नों का प्रैक्टिस अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने एक छोटा सा स्वाध्याय तैयार किया है, उसको आप अपनी नोटबुक में स्वच्छ सुंदर शुद्ध हस्ताक्षर में लिखना है। देखो, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के भेद लिखो। पहला ही प्रश्न होता है व्याकरण के प्रश्न में यह शब्द भेद। गोवा, पर्यटक, पतली, गर्मी, रेतीला, रोमांचक। मतलब आपको यह शब्द संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, भाववाचक संज्ञा है, जो भी है शब्द भेद ये लिखना है आपको। उसके बाद अव्यय का वाक्य में प्रयोग करो, यह भी प्रश्न है। हमारी प्रश्न पत्रिका में 3 अव्यय शब्द दिए हैं, और इसीलिए, और अच्छे से ध्यान दो, और जानबूझकर मैंने ऊपर एक प्रश्न दिया है, इन शब्दों का अव्यय भी आपको शब्दों के सामने लिखना है। यह सारी जानकारी आपको 9वीं कक्षा में लिखकर दी है, और साथ साथ ये भी बताया था कि नोटबुक ऐसी ही रखो, यह 10th में काम आने वाला है। ओके, उसके बाद देखिए, हम 7 काल की पढ़ाई करते हैं। वर्तमान काल के 3 उपभेद, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। उसके बाद भूतकाल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, और उसके बाद भविष्यकाल। तो आपके सामने यह प्रश्न जो है, निम्नलिखित वाक्यों का काल लिखो, इन वाक्यों को बाकी 6 काल में परिवर्तित करो। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यह जो पहला वाक्य है, हम सभी दौड़ पड़े, इस वाक्य का सबसे पहले काल लिखिए। काल पहचानों के लिए सबसे पहले काल लिखिए, और उसके बाद बाकी जो 6 काल है उसमें इस वाक्य को परिवर्तित करो। बिल्कुल वैसा ही दूसरा वाक्य करना है, यही क्रम चलता रहा। यह वाक्य कौन से काल का है वह पहचान कर लिखो सबसे पहले, और बाद में इस वाक्य को भी बाकी 6 काल में परिवर्तित करो। अब अगला प्रश्न सुनिए। जैसे संस्कृति से सांस्कृतिक, वैसे परिवार से आपको लिखना है आगे क्या हो सकता है, प्रकृति से लिखना है आपको आगे, परंपरा से लिखना है आपको आगे, व्यवसाय से लिखना है आपको आगे। ओके, इसमें से जो भी कुछ समझ में नहीं आया मुझे ज़रूर पूछिए, मैं समझाऊंगी। धन्यवाद बच्चों।